अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। बुरहान मुंबई महानगर पालिका के वीटीसी क्लास में मैं आप तमाम ही बच्चों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। आइए हम अपने लेसन की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों के सामने एक नए सबक के साथ फिर हाजिर हुआ हूँ। आज हम जमात हफ्तुम के मजमून तारीख का सबक 11वां वतन के मुहाफिज, इस सबक के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। आप लोग नक्शे में हमारा भारत देख सकते हैं और मराठा हुकूमत भी जो है तो कितनी फैली हुई थी, ये भी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। अब इस वतन के हिफाजत किस तरह की गई, कैसे इसे बचाया गया उस वक्त, ये तमाम बातें हम इस सबक में देखने वाले हैं। आइए अपने सबक की तरफ बढ़ते हैं। शाहू महाराज, जैसा कि आप लोगों को तस्वीर में नज़र आ रहा है, शाहू महाराज के बाद उन्होंने बाजीराव की मौत के बाद बालाजी बाजीराव को, जिनको नाना साहब भी कहते थे, उन्हें पेशवा बना दिया। शाहू महाराज ने क्या किया, बाजीराव की मौत के बाद उनका जो लड़का था बालाजी बाजीराव, उनको जो है तो पेशवा बना दिया। उस वक्त पेशवाई का दौर चलता था, वो भी जो है तो हुकूमत देखा करते थे। और नाना साहब नादिर शाह के हमले के बाद दिल्ली में अफरा तफरी मची हुई थी। नादिर शाह की तस्वीर भी आप लोग देख सकते हैं। उस वक्त हालात ऐसे थे कि नादिर शाह जो है उसने दिल्ली पर हमला किया था और उस वजह से, वहाँ पर हमले की वजह से अफरा तफरी मची हुई थी। ऐसे हालात में मराठा हुकूमत को शुमाल में मजबूत करने की कोशिश की गई। शुमाल आप लोगों को नक्शे में नज़र आ रहा होगा, नीचे तस्वीर में दिया हुआ है शुमाली हिस्सा भारत का। तो वहाँ पर मराठा हुकूमत किस तरह मजबूत की जाए, वो जो है तो यहाँ पर काम किया गया था। इसके अलावा इस ज़माने में अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत में मराठों के सामने मुश्किलात खड़ी कर दी। यही तमाम चीज़ें हम इस सबक में देखने वाले हैं। अहमद शाह अब्दाली भी आपको नज़र आ रहा है। तो उसने पानीपत की जो मुकाम था, वहाँ पर भी जो है तो मराठों के लिए मुसीबतें खड़े कर दी थी। ये हम आगे सबक में सब चीज़ें देखने वाले हैं। शाहू महाराज है, बाजीराव, बालाजी बाजीराव, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, ये तमाम चीज़ें आप लोगों को नज़र आ रहा है। इसी को ध्यान में सब रखना है आप लोगों को। आइए अब हम यहाँ पर देखते हैं शुमाली भारत के हालात, कि शुमाली भारत में हालात कैसे थे। सबसे पहले हम अयोध्या के मुकाम पर, शुमाली भारत में जो अयोध्या का मुकाम है, वहाँ की मालूमात हासिल करेंगे। वहाँ पर जो हिमालय पहाड़ से लगा हुआ जो इलाका था, वहाँ पर 18वीं सदी में उसे रोहिलखंड कहा जाता था। अफ़गानिस्तान, जैसा कि आप लोग तस्वीर में देख रहे हैं, तीर के निशान से भी उसको बताया गया है कि अफ़गानिस्तान कहाँ है। तो अफ़गानिस्तान से वहाँ पर पठान लोग आकर जो है तो बस गए थे। तस्वीर में आप लोगों को पठान लोग नज़र आ रहे हैं। ये लोग वहाँ पर बस गए। इन्हें जो है तो रोहिले कहा जाता था। और गंगा नदी और जमुना नदियों के जो इलाके थे, वहाँ पर इन्होंने बहुत जो है तो धूम मचा रखी थी और लूटपाट और मार धाड़, ये सब काम जो है तो उन्होंने किया। इनकी रोकथाम के लिए, ये कामों की रोकथाम के लिए, इसे रोकने के लिए अयोध्या के उस वक्त के जो नवाब थे, उन्होंने मराठों को बुलाया और मराठों ने अफगानों की सरकोबी की, यानी उन्हें जो है तो रोका, उन्हें जो है तो ख़त्म किया। ये तमाम बातें जो है तो यहाँ पर बताई गई है। आप लोगों को याद रखना है कि शुमाली भारत में अयोध्या का वो इलाका जो पहाड़ हिमालय से उससे घिरा हुआ है, वहाँ पर
रोहिलखंड का जो है तो एक उसे रोहिलखंड कहा जाता है। वहाँ पर पठान लोग जो है तो आकर बस गए थे अफ़गानिस्तान से। वहाँ पर शोर शराबा और मार धाड़ ये सब जो है तो काम शुरू था। इसलिए वहाँ के नवाब ने इनको बुलाया मराठों को, और मराठों ने ये सब चीज़ें वहाँ से ख़त्म की। यहाँ हम देखेंगे अब अफ़गानों से मुकाबला। जैसे कि मैं इससे पहले भी बताया कि अफ़गानिस्तान कहाँ है, वहाँ के रहने वालों को अफ़गान कहा गया, अफ़गानों कहा गया है। तो अफ़गानिस्तान का जो एक बादशाह था जिसका नाम था अहमद शाह अब्दाली, आप लोगों को नज़र आ रहे हैं अहमद शाह अब्दाली, उनको जो है तो भारत यहाँ की दौलत खींच लेकर आई है। यहाँ की जब दौलत के बारे में उनको मालूम पड़ा तो अहमद शाह अब्दाली भारत में आए हमला करने के लिए, और उन्होंने पंजाब पर जो है तो हमला किया, जिसकी वजह से मुग़लों को अब्दाली के खौफ का एहसास हुआ। यहाँ पर मुग़ल हुकूमत थी, और पंजाब में हमला होने के बाद मुग़लों को लगा कि अब हमारी हुकूमत जो है तो उसमें आ गई है, मुसीबत में आ गई है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मराठों से मदद मांगी। और मराठा चूँकि उस वक्त एक बड़ी ताकत थी, इसलिए मराठों ने मुग़लों का साथ देने के लिए जो है तो तैयारी भरी। और इसके बदले में क्या हुआ, उन्होंने मुग़लिया हुकूमत को रोहिलों, जाटों, राजपूतों, अफ़गानों वगैरह दुश्मनों से बचाना, इसमें मुआहदे में मंजूरी मिली। और क्या हुआ, इसके अलावा इन्हें बदले में मराठों को नकद रकम दी जाती थी। यानी मुग़ल और मराठा इन दोनों के दरमियान मुआहदा हुआ कि मराठा लोग मुग़ल हुकूमत को रोहिलों से, जाटों से, राजपूतों से और अफ़गानों से, इन तमाम लोगों से मराठा लोग मुग़ल हुकूमत को बचाएंगे। और मुग़ल हुकूमत इनको क्या देगी, मुग़ल हुकूमत इन्हें नकद रकम देगी, यानी पैसे देगी। और साथ ही साथ क्या देगी, इन्हें पंजाब, मुल्तान, राजपूताना, सिंध, रोहिलखंड के इलाकों से चौथाई वसूल करने का इख्तियार भी हासिल हुआ। चौथाई यानी एक पूरी चीज़ का पाव हिस्सा, वो जो है तो इन्हें टैक्स वसूल करने का भी जो है तो हक हासिल हो गया। किसको, मराठा लोगों को। क्यों, वजह ये थी कि ये लोग मुग़लों की मदद कर रहे थे, और मदद के बदले में मुग़लों के जो इलाके थे, पंजाब, मुल्तान, राजपूताना, सिंध, रोहिलखंड, इन इलाकों में टैक्स वसूल करने का हक जो है तो इन्हें मराठों को दे दिया गया बदले में। साथ ही इन्हें अजमेर और आगरा जैसे इलाकों की सूबेदारी भी दी गई, यानी वहाँ का इन्हें बड़ा बना दिया गया कि आप भी इन इलाकों को आप लोग देखो। तो ये तमाम चीज़ें जो है तो यहाँ पर बताई गई है कि अहमद शाह अब्दाली किस तरह से भारत आया, और मुग़लों ने अहमद शाह अब्दाली से बचने के लिए मराठों से किस तरह मुआहदा किया। मुआहदे में यानी जो वो रहता है, एक हमारा शर्त लगती है, एक कि दस्तखत होती है कि हम ये करेंगे आप लोगों के लिए, आप हमारे लिए ये करना। ये तमाम चीज़ें जो है तो यहाँ पर मुआहदे में, एग्रीमेंट जिसे हम कहेंगे, वो यहाँ पर तय हुई। तो ये तमाम चीज़ें जो है तो यहाँ पर बताई गई है। आप लोग यहाँ पर सब तस्वीर में देख भी सकते हैं कि किस तरह से ये तमाम चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। यानी जाट और राजपूताना जो राजपूत थे, सिंध जो इलाका था, पंजाब का इलाका, इसी तरह मुल्तान और राजपूताना का जो इलाका था वो, और सिंध, ये तमाम चीज़ें जो है तो यहाँ पर बताई गई है कि कौन कौन लोग जो है तो यहाँ पर थे, और कहाँ कहाँ पर जो है तो मराठा लोगों को चौथाई वसूल करने का जो है तो हक दिया गया। वो तमाम इलाके भी यहाँ पर जो है तो
बताए गए हैं। पंजाब का इलाका, मुल्तान का इलाका, राजपुताना का इलाका, सिंध का। अब जब ये मुआहदा हो जाता है तो इस मुआहदे को मुकम्मल करने के लिए, इस एग्रीमेंट को पूरा करने के लिए छत्रपति ने छत्रपति की जानिब से पेशवा ने शिंदे को, यानी महादजी शिंदे, होलकर की फ़ौजों को दिल्ली की हिफाजत के लिए जो है तो रवाना किया। दिल्ली आप लोगों को नज़र आ रहा है, स्टार बना हुआ है पिंक कलर का, वो दिल्ली है। वहाँ पर जो है तो होलकर और महादजी शिंदे की जो है तो फ़ौज जाती है। जैसे ही अहमद शाह अब्दाली को इसका पता चलता है कि मराठा लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं, तो वो वापस अपने वतन की तरफ लौट जाते हैं और मराठे मंजिलें तय करते हुए दिल्ली पहुँचते हैं। वहाँ क्या होता है देखते हैं। मराठों की वजह से अब्दाली की शक्ल में आने वाली मुसीबत टल जाती है, इसलिए बादशाह इन्हें मुगलों के सूबों में चौथाई वसूल करने का हक देता है। इन सूबों में काबुल, कंधार, पेशावर भी जो है तो शामिल होते हैं। काबुल, कंधार ये सब अफ़गानिस्तान में है, जैसा कि आप लोग नक्शे में देख सकते हैं। दिल्ली का जो पीला कलर है भारत का, उसके बाजू में बाएं हाथ की तरफ पाकिस्तान है और पाकिस्तान के ऊपर अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान में ही जो है तो काबुल है और पेशावर यहाँ पाकिस्तान में है। इसी तरह कंधार वगैरह भी है। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पर इन मुकामात पर इनको जो टैक्स होता है चौथाई वसूल करने का हक जो है तो दिया जाता है मराठों को। अब वो सूबे अब्दाली के अफगानिस्तान में थे, है ना। मुआहदे के मुताबिक अब्दाली से वो सूबे जीत कर मुगलिया हुकूमत में शामिल करना मराठों का फ़र्ज था। ये जो हिस्से थे ये अब्दाली के कब्ज़े में थे, इसलिए बात ये हुई कि उनसे वो जीतना है और आप लोगों को टैक्स वसूल करने का हक दे दिया गया। मुगलिया हुकूमत में वो सूबे शामिल करना था, जबकि अब्दाली की ख्वाहिश थी कि कम अज़ कम पंजाब का इलाका अफ़गानों के ज़ेर इक़्तिदार लाया जाए। इसलिए कभी न कभी मराठों और अब्दाली का टकराव अटल था, यानी ज़रूरी था। अब्दाली चाहता था कि पंजाब वगैरह का इलाका उसके कब्ज़े में रहे, जबकि मुग़ल हुकूमत चाहती थी कि ये इलाके मराठा हमको जीत कर दे। इसलिए मराठा और अब्दाली में लड़ाई ज़रूरी थी कि कभी ना कभी इनकी लड़ाई होगी ही। अब आगे देखेंगे हम लोग क्या होता है। यहाँ आप लोग तस्वीर में देख सकते हैं, आप लोगों को नाना साहब पेशवा नज़र आ रहे हैं, रघुनाथ राव नज़र आ रहे हैं, मल्हार राव होलकर है। तो ये लोग मल्हार राव होलकर, रघुनाथ जी, अप्पा शिंदे, नाना साहब पेशवा, ये तमाम लोग जो है शुमाली भारत में, जैसा कि भारत का नक्शा भी दिया हुआ है, शुमाल का हिस्सा जो है तो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, यानी ऊपर का हिस्सा जो ऑरेंज कलर का नज़र आ रहा है, उस तरफ जो है तो ये लोग लड़ाई के लिए निकलते हैं। और शुमाली हिंद के जो मुकामी हुक्मरानों के ज़ाविया निगाह से जुनूब से आए हुए मराठा इनके मुकाबिल कुव्वत थे। मराठों का जो वसी नज़रिए को ना समझते हुए ये लोग इनकी मदद करने की बजाय गैर जानिबदार रहे। यानी जब ये लोग शुमाल में गए मुग़लों की मदद करने के लिए, जो इलाकों की बात हुई थी उनको हासिल करने के लिए, जब ये लोग गए शुमाल में लड़ने के लिए, तो वहाँ पर जो मुकामी राजा थे, जो उन इलाकों के राजा थे, उन्होंने मराठों का साथ नहीं दिया, वो गैर जानिबदार रहे। यानी मराठा अगर अब्दाली से लड़ रहे थे तो मुग़ल लोगों के जो मुकामी वहाँ के राजा थे उन्होंने अब्दाली का साथ नहीं दिया। जबकि दिल्ली से तो बात हुई थी कि दिल्ली में जो मेन बादशाह थे उन्होंने कह दिया था कि आप लोग इन इलाकों को फतेह करके, यानी जीत कर मुग़लों के हवाले कर दो तो हम तुम्हें वहाँ पर टैक्स वसूल करने का हक देंगे। लेकिन
जो मुकामी वहाँ पर थे, जो इलाकों के छोटे छोटे लोग जो थे वहाँ पर बादशाह लोग, तो उन लोगों ने ऐसा नहीं किया। उन लोगों ने मराठों का साथ नहीं दिया और उसकी वजह से दिल्ली के दरबार में मराठों की बालादस्ती और मुदाखलत शुमाली भारत के मुकामी हुक्मरानों को एक आंख न भाती थी। लेकिन सूरजमल जाट और रानी किशोरी ने पानीपत की लड़ाई में जख्मी मराठों की मदद की। हुआ ये कि उस वक्त जो जंग हुई वहाँ पर, जंग में कुछ लोगों को, मराठे लोगों को चोट भी आई, मार लगी। तो वहाँ के जो मुकामी राजा थे, जैसे सूरजमल जाट, रानी किशोरी ने पानीपत के मुकाम पर जो लड़ाई हुई थी, देखो आप लोग लड़ाई का मंजर भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो उस लड़ाई में चोट जिन्हें लगी थी, उन लोगों को इन्होंने मदद की, जख्मी लोगों की, मराठा लोगों की। ये बातें जो है तो यहाँ पर दिखाई गई हैं। शुमाल में कुछ शिद्दत पसंद थे जो मुकामी लोग वहाँ पर थे, जिनके हाथों में हुकूमत थी। वो लोग समझते थे कि मराठा ये भी बैरूनी हमलावर हैं, यानी बाहर मुल्कों से जो है तो यहाँ पर आकर हम पर हमला करते हैं। तो इसलिए उन्होंने अहमद शाह अब्दाली को भारत आकर हमला करने की दावत दी और मराठों को ख़त्म करने के लिए अहमद शाह अब्दाली को बुलाया। उन्हें उम्मीद थे कि मराठाओं को शिकस्त देंगे और इन्हें जुनूब में नर्मदा पार खदेड़ने में वो कामयाब हो जाएंगे। लेकिन आगे क्या होगा ये अब हम देखेंगे। शुमाली भारत में नजीब खान जो थे वो रोहिलों के सरदार थे। शुमाली हिंद में मराठों की बालादस्ती इनसे बर्दाश्त नहीं होती थी। जैसा कि अभी मैं बताया कि कुछ लोग थे जो मराठों को पसंद नहीं करते थे शुमाल में। तो नजीब खान ने जो है तो अहमद शाह अब्दाली को बुलाया था और दोबारा जो है तो अब जब हमला करता है अहमद शाह अब्दाली, भारत पर इनका ये 5वां हमला था। अहमद शाह अब्दाली ने जब नजीब खान के बोलने पर भारत पर हमला किया तो ये इनका 5वां हमला था। उन्होंने दिल्ली फतेह कर ली, यहाँ की दौलत समेटकर वो अफगानिस्तान चले गए। फिर क्या हुआ, रघुनाथ राव, मल्हार राव होलकर दोबारा शुमाली भारत पहुंचे। उन्होंने दिल्ली पर कब्जा करके पंजाब से अब्दाली के अफसरान को निकाल बाहर किया। अब्दाली की फौजियों का पीछा करते हुए मराठे 1758 में अटक तक जा पहुंचे। अटक का इलाका आज मौजूदा पाकिस्तान में है। अटक पर उन्होंने मराठा परचम लहरा दिया, यानी अब्दाली आया, भारत पर हमला किया, दिल्ली को फतेह किया। लेकिन मराठे के जब यहाँ से, हिंदुस्तान से जो जुनूबी हिस्सा है वहाँ से जब रघुनाथ राव और मल्हार राव होलकर अपनी फौज के साथ गए तो वहाँ पर जो उसका दिल्ली पर कब्जा था उसे हटाया, उसके अफसरान को वहाँ से निकाला और उनका फौजियों का पीछा किया और अटक तक जो है तो गए, जो पाकिस्तान में इलाका है अटक, वहाँ तक गए ये लोग और वहाँ पर मराठा परचम लहरा दिया। इसके बाद मराठों ने अटक से आगे पेशावर पर हमला करने की ठानी, लेकिन वो अपने कब्जे में आने वाले इलाकों का इंतज़ाम ठीक तरह से नहीं कर पाए, है ना। अटक तक गए, पेशावर तक गए, लेकिन इंतज़ाम जो है तो सही तरीके से नहीं कर पाए। इस वजह से जो है तो थोड़ी बहुत मुश्किलात आई। अब हम यहाँ पर देखेंगे दत्ता जी की बहादुरी, कि दत्ता जी ने कौन से बहादुरी के काम किए। पंजाब का जो इलाका है आप लोग देख सकते हैं, राइट साइड में नक्शा दिया हुआ है लाल कलर का, उसके अंदर बनाया हुआ है, वो है पंजाब। पंजाब में अपनी पकड़ मजबूत करने के बाद नजीब खान को शिकस्त देने के लिए पेशवा ने दत्ता जी शिंदे और जनको जी शिंदे को शुमाली भारत की तरफ रवाना किया। आप लोग दत्ता जी शिंदे और जनको जी शिंदे, इन दोनों की तस्वीर भी आप लोग देख रहे हैं। उस वक्त जो पेशवा थे
उन्होंने दत्ताजी शिंदे को और जनकोजी शिंदे को शुमाली भारत में रवाना किया। दत्ताजी शुमाल की तरफ गए। नजीब खान ने दत्ताजी को बातचीत में उलझा लिया और अहमद शाह अब्दाली से अपनी मदद की दरख्वास्त की, है ना। नजीब खान की भी तस्वीर आप लोग देख सकते हैं। जब दत्ताजी गए वहाँ पर तो उनको नजीब खान ने बातों में उलझा लिया और उस वजह से साथ ही साथ बातों में उलझाने के साथ साथ अहमद शाह अब्दाली को वापस बुलाया अपनी मदद के लिए। किसने? नजीब खान ने। नजीब खान का पैगाम मिलते ही अब्दाली ने फिर भारत आ पहुंचा अब्दाली, और अहमद शाह अब्दाली और दत्ताजी जमुना के बराड़ी घाट पर आमने सामने आ गए, है ना। जमुना का बराड़ी घाट आप लोगों को दिख रहा है तस्वीर में नीचे। वहाँ पर दत्ताजी और जो अब्दाली था वो आमने सामने आ गए। जोरदार लड़ाई हुई। दत्ताजी ने गैर मामूली बहादुरी दिखाई, लेकिन इस लड़ाई में वो नाकाम हो गए। बहादुरी तो दिखाई लेकिन कामयाब नहीं हो सके। इस तरह से यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर एक लड़का सवाल कर रहा है कि क्या आप जानते हैं? क्या जानते हैं? कुछ शायद वाकया है। तो बताया गया यहाँ पर कि दत्ताजी ने जो है जमकर बहादुरी दिखाई, लेकिन आखिरकार वो जख्मी होकर मैदान जंग में गिर पड़े। जंग के मैदान में वो गिर पड़े। नजीब खान रोहिला के मुशीर कुतुब शाह ने अपने हाथी से उतरकर जख्मी दत्ताजी के करीब गए और उन्होंने दत्ताजी से पूछा, क्यों पटेल जी, हमारे साथ तुम और भी लड़ोगे? दत्ताजी जख्मी हालत में थे, लेकिन कुतुब शाह के अल्फाज सुनते ही उन्होंने पुरअज़्म जवाब दिया, हाँ, बचेंगे तो और भी लड़ेंगे। तो ये उनकी बहादुरी झलकती है यहाँ पर कि वो ज़ख्मी हालत में थे, उसके बाद भी उनके अंदर इतना जोश था कि उन्होंने कहा कि अगर हम बचेंगे तो आप लोगों से ज़रूर लड़ेंगे। अब हम आगे देखते हैं सदाशिवराव भाऊ। सदाशिवराव भाऊ के बारे में हम देखेंगे। अहमद शाह अब्दाली को शिकस्त देने के लिए नाना साहब ने अपने चचेरे भाई सदाशिवराव भाऊ और बड़े बेटे विश्वास राव को शुमाल की तरफ रवाना किया। दो लोगों के बारे में यहाँ पर सदाशिवराव और विश्वास राव को किसने भेजा? नाना साहब ने भेजा। सदाशिवराव चीमाजी अप्पा के बेटे थे, है ना। सदाशिवराव जो है तो चीमाजी अप्पा के बेटे थे। इनके साथ एक बड़ी फौज और बड़ा तोपखाना, जैसा कि आप लोग तस्वीर में तोपखाना देख सकते हैं, ये भी था। इब्राहिम खान गारदी ने इन तोपखाने के सरबराह थे, और इब्राहिम खान गारदी इस तोपखाने के सरबराह थे, बड़े थे। और इस तोपखाने के बलबूते पर उन्होंने 1760 में लातूर ज़िला के उदगीर की लड़ाई में निज़ाम को शिकस्त दी थी। ये जो है तो उनकी काबिलियत बताई जा रही है, तोपखाना जो चलाते थे इब्राहिम खान गारदी की। अब आप लोगों के सामने यहाँ पर नक्शा बताया जा रहा है कि मराठा हुकूमत की तोसी किस तरह हुई, मराठा हुकूमत कहाँ तक बढ़ गई, ये सब जो है तो इसमें बताया जा रहा है। नीचे एक फहरिस्त दी गई है, निज़ाम शाही हुकूमत वहाँ लिखा हुआ है, वो गुलाबी कलर का है। तो हैदराबाद का जो इलाका दिख रहा है पिंक कलर का, वहाँ पर सिर्फ निज़ाम शाही हुकूमत थी। मुगलिया हुकूमत को बताया जा रहा है कि कितने कम इलाके में, दिल्ली के पास का जो इलाका था वहाँ पर मुगलिया हुकूमत थी, और मराठों के ज़ेर इक़्तिदार आया हुआ इलाका पूरा जो ऑरेंज कलर का दिख रहा है वो मराठों के ज़ेर इक़्तिदार इलाका आ गया था। ऐसा जो है तो यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो इस तस्वीर के ज़रिए, इस नक्शे के ज़रिए हम मराठा ताकत को देख सकते हैं कि 1758 में मराठा ताकत कितनी फैल गई थी। अब हम यहाँ पर देखेंगे पानीपत की जंग के बारे में। शुमाली भारत के दौरान जो मुहिम चल रही थी, उस दौरान
सदाशिवराव भाऊ ने दिल्ली जो है तो फतेह कर ली थी। इसके बाद मराठा फौज और अब्दाली की फौज पानीपत के मुकाम पर लड़ाई होती है। ये लोग आमने सामने आते हैं। 14 जनवरी 1761 को मराठों ने अब्दाली पर हमला करके लड़ाई का आगाज किया। ये पानीपत की तीसरी जंग थी, यानी पानीपत के मुकाम पर होने वाली ये तीसरी जंग थी। और जंग में विश्वासराव, जो मैं बताया कि विश्वासराव को भेजा गया था और सदाशिवराव को, दोनों को भेजा गया था, जिसमें से विश्वासराव को बंदूक की गोली लगने की वजह से वो मारे जाते हैं। सदाशिवराव को ये बात मालूम होते ही वो बेकाबू होकर दुश्मन पर टूट पड़े। जंग की अफरा तफरी में वो भी जो है तो कहीं पर खो गए, यानी उनका भी जो है तो पता ना चला। अपने सिपह सालार को मैदान में ना पाकर मराठा फौज की हिम्मत कमज़ोर हो गई। इसी दौरान अब्दाली की महफूज और ताज़ा दम फौज ने मराठों पर जोरदार हमला किया। मराठों को शिकस्त हो गई। महाराष्ट्र की एक मुकम्मल नौजवान नस्ल खत्म हो गई। बेशुमार बहादुर सरदार ने अपनी जानें जो है तो गंवा दी। यानी पानीपत की जंग में, जो पानीपत की तीसरी जंग थी, इसमें मराठों और अब्दाली की लड़ाई होती है। मराठा इसमें शिकस्त खा जाते हैं, हार जाते हैं, और सदाशिवराव और विश्वासराव दोनों जो है तो मारे जाते हैं। इसी के साथ साथ कई नौजवान सरदार जो इस लड़ाई में हिस्सा लेते हैं, वो तमाम के तमाम जो है तो इसमें मारे जाते हैं। पानीपत की जो लड़ाई हुई थी उसमें जो नुकसान हुआ था वो जो है एक यहाँ पर बताया जा रहा है कि पानीपत की जंग में तकरीबन 1.5 लाख लोग मारे गए। और एक खत का अलामती बयान कुछ ऐसा बताया गया है, एक बयान है जो यहाँ पर दिया गया है, वो है 2 मोती बर्बाद हो गए। 2 मोती बर्बाद हो गए, यानी विश्वासराव और सदाशिवराव, 2 मोती बर्बाद हो गए, इन्हें 2 मोती कहा गया है। 27 मोहरें गुम हो गई, और रुपए और खुर्दा रेजगारी कितना ज़ाय हुआ इसका कोई शुमार ही नहीं। यानी यहाँ पर तशबीह दी गई है 2 मोती से, 27 मोहरे से, यानी 27 अहम लोग, और कई लोग ऐसे मरे, और कई उसका जिसका कोई शुमार नहीं, कई रुपये पैसे भी जो है तो इसमें गए, ऐसा जो है तो यहाँ पर बताया जा रहा है। आगे यहाँ पर कहा जाता है कि गैर मुल्की अब्दाली को यहाँ हुकूमत करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि वो गैर मुल्की है, वो हिंदुस्तान का नहीं है। इस नुक्ता नज़र के तहत मराठे अब्दाली से लड़े थे, और सदाशिवराव भाऊ ने शुमाली भारत के तमामी मुकामी हुक्मरानों को खत लिखकर समझाने की कोशिश की कि आखिर हम सब एक ही मुल्क के बासी हैं और अब्दाली बैरून मुल्क का है। सदाशिवराव ने तमाम लोगों को खत लिखकर समझाया था कि हम सब एक मुल्क के हैं, जबकि अब्दाली जो है तो बाहर मुल्क का है। लेकिन इन्हें सही तायीद नहीं मिली थी, यानी लोगों ने इन्हें भरोसा नहीं दिया था। दीगर मुकामी हुक्मरान मराठों की हिमायत न करने पर अटल रहे। फितरी तौर पर भारत के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी सिर्फ तन्हा मराठों पर आ पड़ी थी। हम कह सकते हैं कि सबसे पहले मराठों ने ही ये तसव्वुर पेश किया कि भारत एक मुल्क है और इसका राजा किसी भी मज़हब का हो, तमाम लोगों ने इसकी हिमायत करना चाहिए, ऐसा मराठों का मानना था। अब हम यहाँ पर देखेंगे पेशवा माधवराव के बारे में। नाना साहब पेशवा की मौत के बाद इनका जो बेटा था माधवराव, वो पेशवा बनता है। माधवराव ने अपने दौर में निज़ाम और हैदर अली को काबू में किया। तस्वीर में आप लोग देख सकते हैं। इन्हें शुमाल में मराठों का तसल्लुत दोबारा कायम किया। पानीपत में मराठों की शिकस्त के बाद निज़ाम ने दोबारा इनकी मुखालफत करना शुरू कर दिया था और मराठों के इलाकों पर हमला किया था, लेकिन माधवराव ने पैठन के करीब राक्षस भुवन के मुकाम पर इन्हें शिकस्त दी। यहाँ पर जो लड़ाई है वो निज़ाम
और पेशवा माधवराव के बीच में बताई जा रही है और उसके बारे में जो है तो तफसील दी गई है। यहाँ पर आप तस्वीर में देख सकते हैं हैदर अली और उनका जो माधवराव पेशवा है वो, ये तमाम बातें यहाँ पर बताई गई है। हैदर अली ये मैसूर के सुल्तान थे। पानीपत की जंग में मराठों को शिकस्त तो हुई थी, इसका फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने कर्नाटक में मराठों के इलाकों पर हमले किए, लेकिन मराठों ने श्रीरंगापटन के करीब मोती तालाब के मुकाम पर इन्हें शिकस्त दे दी। इसके बाद हैदर अली ने तुंगभद्रा नदी के शुमाली इलाके मराठों के हवाले करना मंजूर किया। यहाँ पर हैदर अली और मराठों के दरमियान भी जो है तो लड़ाई होती है और श्रीरंगापटन इस मोती तालाब के मुकाम पर हैदर अली को शिकस्त होती है। 1772 में माधवराव की मौत हो गई। मराठों की तारीख में एक ईमानदार, मेहनती, धुन का पक्का और रियाया की फलाह चाहने वाला हाकिम यहाँ से गुजर गया। इस फर्ज शनास पेशवा की मौत की वजह से मराठा सल्तनत को काफ़ी नुकसान हुआ। 1772 में माधवराव की मौत हो जाती है। क्या आप जानते हैं पेशवा माधवराव ने किसानों की फलाह बहबूद के लिए काफ़ी काम किए। किसानों की फलाह के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए, जैसे कुएं खुदवाकर पूना की पानी की फराहमी में इजाफा किया। इनके दौर में नाना फडणवीस जैसे मुंतजिम और राम शास्त्री प्रभु ने इंसाफ पसंद मुसन्निफ जो थे ये लोग हो गुजरे हैं। रियाया को इंसाफ देने के लिए उन्होंने इंसाफ रिसानी के शोबे में इस्लाहात की, यानी अगर किसी के साथ जुल्म और ज़्यादती होती है तो इंसाफ देने के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए। साथ ही साथ तोपें और इसलाह बारूद बनाने के लिए कारखाने भी उन्होंने बनाए। सिक्के ढालने के लिए टकसालों का इंतज़ाम किया, यानी तोपें बनाने के लिए कारखाने, सिक्के बनाने के लिए भी ये तो टकसालों को बनाया जहाँ पर सिक्के बनाए जाते थे। दूसरी जगह हथियार इसलाह बनाए जाते थे ताकि मराठा हुकूमत बेहतर तरीके से चल सके। तो ये तमाम काम जो है तो पेशवा माधवराव ने किया। अब हम यहाँ पर देखेंगे पेशवा माधवराव के बाद तख्त नशीन होने वाले नारायण राव और सवाई माधवराव, ये दोनों पेशवाई के तख्त पर ज़्यादा अरसे तक न रह सके। आप लोग तस्वीर देख सकते हैं नारायण राव और सवाई माधवराव की। तो ये लोग ज़्यादा देर तक जो है तो तख्त नशीन नहीं रह सके और इनके घरेलू जो है तो झगड़े जो है तो स्टार्ट हो गए, शुरू हो गए। इन दोनों के ज़माने में लड़ाई झगड़े जो है तो शुरू हो गए थे। अटक पर मराठा परचम लहराने वाले रघुनाथ राव, आप लोग रघुनाथ राव की तस्वीर भी देख सकते हैं, जिन्होंने अटक पर जो है तो परचम लहराया था, लेकिन अब उन्हें इक़्तिदार का यानी हुकूमत करने की जो है तो लालच आ गई थी और वो अंग्रेज़ों के कब्ज़े में जो है तो जाकर बैठ गए थे, अंग्रेज़ों के साथ जो है तो जाकर मिल गए थे। अब जिसकी वजह से अंग्रेज़ और मराठों में जो है तो जंग होना तय हो गया था। 1782 में हैदर अली का इंतकाल हो गया था। हैदर अली की आप लोगों को तस्वीर नज़र आ रही होंगी और उनके बेटे टीपू सुल्तान, हैदर अली के बाद जो है तो टीपू सुल्तान जो है तो सुल्तान बने। टीपू सुल्तान एक काबिल जर्नील होने के साथ साथ एक आलिम और शायर भी थे। वो बहुत अच्छे आलिम और शायर थे और लड़ाकू भी थे, बहुत अच्छा वो लड़ते भी थे। और उन्होंने जो है तो अपनी काबिलियत की बुनियाद पर अपनी रियासत को बढ़ाया। फ्रांसीसियों के साथ मिलकर उन्होंने अंग्रेज़ों की बालादस्ती को ख़त्म किया और उसकी शुरुआत उन्होंने की। 1799 में अंग्रेज़ों से जंग करते वक्त वो शहीद हो गए। तो ये तमाम चीज़ें जो है तो यहाँ पर बताई गई है कि टीपू सुल्तान जो है तो किस तरह बहादुरी से लड़ते हुए जो है तो अंग्रेज़ों ने जो है तो उन्हें शहीद कर दिया और वो हैदर अली के बेटे थे। ये तमाम बातें यहाँ पर बताई गई है।
जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई में मराठों को काफ़ी नुकसान हुआ था। अब दोबारा मराठा इक़्तिदार की बालादस्ती का दोबारा क़याम करना ये एक मुश्किल काम था, लेकिन मराठों ने इसे कर दिखाया। और क्या हुआ वो देखते हैं हम लोग। शुमाल में अपना इक़्तिदार दोबारा कायम करने के लिए माधवराव ने महादजी शिंदे, जैसा कि आप लोग तस्वीर देख सकते हैं महादजी शिंदे की, महादजी शिंदे को तोकोजी होलकर, रामचंद्र कानाडे और वीसाजी पंत, ये जो है इन सरदारों को जो है तो उन्होंने रवाना किया शुमाल की तरफ। और मराठा फौज ने जाट, रोहिले, राजपूतों को शिकस्त दी। बादशाह शाह आलम को मराठों ने अपनी पनाह में लेकर इसे दिल्ली के तख्त पर बिठाया। शुमाली भारत में मराठों की साख दोबारा कायम हो गई। यानी इन्होंने, इन सरदारों ने काफ़ी काम किया, काफ़ी मेहनत की और शुमाली भारत में जो मराठों का वक़ार कम हो गया था पानीपत की जंग के बाद, इसे दोबारा बहाल किया गया। पानीपत की लड़ाई में मराठों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और अब्दाली की फ़ौज ने भी नुकसान उठाया उसमें। पानीपत की फतेह में माली फ़ायदा ज़्यादा ना होने की वजह से अब्दाली या उनके वारिसों ने किसी में हिम्मत नहीं थी कि वो दोबारा भारत पर हमला करके बताए। इस बात के पेश नज़र शुमाली भारत की सियासी अफरा तफरी पर काबू पाने की ताकत सिर्फ मराठों में ही बाकी थी और उन्होंने ये ख्वाहिश जाहिर की कि अब बादशाही जो है, जो दिल्ली से चलाई जाती थी, वो मराठे जो है तो संभाले। और इस वजह से उन्होंने भाईचारा कायम करने के लिए पूना दरबार में अपना एक सफ़ीर भी भेजा। ये एक अहम बात है कि मराठों ने पानीपत की शिकस्त को हज़म करते हुए शुमाली भारत की सियासत में खुद को मजबूत बनाया। इस कामयाबी में मल्हार राव होलकर, अहलियाबाई होलकर और महादजी शिंदे ने एक अहम किरदार अदा किया, है ना। यहाँ पर बताया गया है कि मराठों ने अपनी बालादस्ती कायम की और जो उनकी शिकस्त हुई थी उसे हज़म किया। साथ ही साथ अब्दाली ने दोबारा हमला करने की यहाँ पर कोशिश नहीं की और दिल्ली पर अब बादशाही की जो बात थी वो मराठों के पास आ गई। ये तमाम चीज़ें जो है तो यहाँ पर दिखाई गई हैं। यहाँ पर पेशवा ख़ानदान का शजरा दिया हुआ है ना, जिसके अंदर सब जितने पेशवा थे उन तमाम लोगों का जिक्र किया गया है। जैसे बालाजी विश्वनाथ, एक तरफ बाजीराव, फिर चीमाजी अप्पा। बाजीराव के नीचे यहाँ पर दिया गया है बालाजी उर्फ नाना साहब, रामचंद्र, रघुनाथ राव, जनार्दन। फिर रघुनाथ राव के नीचे दिया हुआ है बाजीराव दुवम, फिर नाना साहब। फिर इधर बालाजी उर्फ नाना साहब के नीचे विश्वास राव, माधव राव, यशवंत राव, नारायण राव, और नारायण राव के नीचे दिया हुआ है माधव राव पेशवा। इधर चीमाजी अप्पा के नीचे सदाशिवराव भाऊ। तो ये बताने की यहाँ पर कोशिश की गई है कि किस तरह से जो पेशवाओं का ख़ानदान था उसका पूरा शजरा यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर ये बताने की कोशिश की गई है कि एक के बाद एक किस तरह से पेशवा जो है तो तख्त नशीन हुए। जैसे पेशवा माधवराव के बाद नारायण राव और स्वाई माधवराव ये जो है तो बने। तो ये सब चीज़ें जो है तो यहाँ पर पूरे शजरे में जो है तो दिखाई गई है। आप लोगों को करना क्या है कि इस शजरे के मुताबिक देखना भी है कि कौन जो है तो किसका बेटा था और किसके बाद जो है तो कौन पेशवा बना। साथ ही साथ यहाँ पर इतना सब कुछ हो गया है पूरे सबक में, लगभग तमाम अहम नुकात को कवर किया गया है। इसमें मश्क भी दी गई है, आप लोगों को मश्क करना है।
ये YouTube चैनल पर ये वीडियो रहेगा, इसे आप लोगों को देखना है, बाद में और समझने में आसानी होगी। कुछ मुश्किलात अगर आती है तो अपने उस्ताद से राब्ता कायम करके उसे हल करना है उन मुश्किलात का। अब मैं यहाँ पर अपना ये सबक ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज़। उम्मीद करता हूं कि इस सबक के तमाम ही जो पॉइंट्स थे वो आप लोगों को समझ में आए होंगे। इस सबक के आखिर में बहुत सारी मश्क दी हुई है, सवालात के जवाब दिए हुए हैं। आप लोगों का काम जो है तो उसको करना है।